अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। पिछला लेक्चर हमने मोल के बारे में कुछ थोड़ा डिस्कस किया था। आज उसी को हम आगे और बढ़ाएंगे, उसी कंसेप्ट को, और कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि ये जो मोल है, मोल इज़ अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स हीप, पाइल, इनॉर्मस, ईटीसी। बहुत ज़्यादा, मोल का मतलब है बहुत ज़्यादा। अगर हम और ज़्यादा डीप डिग करेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो मोल है, इट इज़ द सेवंथ बेसिक क्वांटिटी। इट इज़ द सेवंथ बेसिक क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इसी तरह इट इज़ द सेवंथ बेसिक क्वांटिटी। और ये जो मोल है, इट इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इट इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस हो, या द अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर ये भी कह सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और मैटर is measured by mole। जैसे लेंथ हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर और फुट, मास करते हैं मेजर इन टर्म्स ऑफ केजी और पाउंड, इसी तरह अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। 1 मोल, 2 मोल, 1/2 मोल, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, और एक पॉइंट, और ये जो मोल है, इट इज़ द मेजरिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। ये मेजरिंग यूनिट है केमिस्ट्री में। इट इज़ द मेजरिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कि केमिस्ट्री में जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं तो मेजरमेंट वी डू इन मोल्स, पर किसके लिए? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के लिए। तो इट इज़ द मेजरिंग यूनिट इन केमिस्ट्री, बट किसके लिए? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के लिए। और एक पॉइंट याद रखो मोल के बारे में, इट इज़ आल्सो कॉल्ड केमिस्ट्स डजन। जैसे किसी दुकानदार का डजन होता है ना, केले का दर्जन 12 होता है, संतरे का दर्जन होता है 12, इसी तरह केमिस्ट का डजन जो होता है वो दैट इज कॉल्ड मोल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड केमिस्ट्स डजन। केमिस्ट्स डजन, इसको हम केमिस्ट्री वाले का दर्जन कहते हैं। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, अगर कोई केमिस्ट जाएगा बनाना सेल करने के लिए, वो डजन नहीं बोलेगा, वो मोल बोलेगा। अच्छा, यहाँ तक आया समझ में? ये आया समझ में? यानी इट इज़ द सेवंथ बेसिक क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और मैटर इज मेजर्ड बाय मोल। इट इज़ द मेजरिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। इट इज आल्सो कॉल्ड डजन। इट इज कॉल्ड केमिस्ट्स डजन। सॉरी, इट इज आल्सो कॉल्ड केमिस्ट्स डजन। केमिस्ट्स डजन। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो यहाँ तक आपको ऑलरेडी नोट है। और एक चीज़, अब हम मोल किसको कहेंगे, किसको केमिस्ट्री में मोल कहेंगे? तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ एंटिटीज। द नंबर ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज में भी एटम्स, एंटिटीज में भी मॉलिक्यूल्स, एंटिटीज में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। द नंबर ऑफ एंटिटीज इन 12 grams of carbon 12 is called mole। यहाँ तक याद रखना। यानी कितनी एंटिटीज है, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आयन्स हैं, किस में? 12 grams of carbon 12 में। 12 grams of carbon 12। This 12 is actually here. This is 12 gram atomic mass, और carbon 12 is C12 आइसोटोप। जैसे C13 आइसोटोप है, C14 आइसोटोप है, मगर हमने कार्बन 12 को लिया था रेफरेंस, स्टैंडर्ड लिया था, इसलिए हम कहते हैं कि 12 grams of carbon 12 में जितने एंटिटीज़ होंगी, चाहे वो एटम्स होंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो आयन्स होंगे, उसी को हम कहते हैं मोल। यहाँ तक आया समझ में?
ये आया समझ में, इसी को हम मोल कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में कितनी एंटिटीज होती हैं, कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने आयन्स होते हैं। तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में इतनी एंटिटीज होती हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक्चुअली एलिमेंट है तो यहाँ पर एटम्स होंगे। सो इतनी नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी। और ये जो नंबर है इट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोज नंबर, इट इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एन मीन्स नंबर, ए मीन्स एवोगैड्रो, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर, यानी दैट मच नंबर ऑफ एटम्स और दैट मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मच नंबर ऑफ आयन्स, दैट मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? यहां तक आप स्क्रीनशॉट उठाओ। अब आया समझ में? सिंपली हमने बोला है कि मोल इज द मेजरिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल। यानी अगर केमिस्ट्री में हमें मैटर की मेजरमेंट करनी है या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मेजर करनी है, अमाउंट ऑफ केमिकल मेजर करना हो, तो वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल में। और मोल क्या होता है एक्चुअली? यानी ये होता है कि कितनी एंटिटीज हैं, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आयन्स हैं इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में, उसी को हम कहते हैं मोल। और कितनी एंटिटीज होती हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज मीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। मगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ये एलिमेंट है तो यहाँ पर एटम्स हो सकते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। यहाँ तक समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लेक्चर बढ़ाया था कि वाई मोल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, वो भी हमने डिस्कस किया था कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करता है विद मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ये मेजर करना, काउंट करना टफ है और मास को मेजर करना इजी है। तो इफ़ वी नो द मास वी नो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हम मोल की कैलकुलेशंस पे आएंगे। तो ये जो मोल है, मोल कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 3 वेज। मोल कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 3 वेज। मोल कैन बी कैलकुलेटेड और डिफाइंड भी लिख सकते हैं। कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 3 वेज। देखो क्या क्या है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ये याद रखो। दूसरा है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बोलो या नंबर बोलो, ये एक चीज है। इसी तरह है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ऐसे हम मोल डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यहाँ तक आया समझ में? अब हम डिस्कस करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। देखो एक सिंपल लैंग्वेज है, आपको ऑलरेडी पता है। सिंपल देखो, अब समझो इस कॉन्सेप्ट को पहले, मोल इन टर्म्स ऑफ मास को। यू नो दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ये पता है ना आपको? सिंपली है ना, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। क्या किसी के 1 kg में 10,000 ग्राम्स होते हैं? नहीं, दिस इज स्टैंडर्ड कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। अगर मेरे पास 2000 ग्राम्स होंगे, कितने kg होंगे फिर? 2 kg। सिंपल है ना। अगर 3000 ग्राम्स होंगे तो कितना हुआ? 3 kg। अगर 3500 ग्राम्स होंगे, इसका मतलब है 3.5 kg, यही है ना। अगर हम बोलेंगे खाली
500 ग्राम है, इसका मतलब है 0.5 kg है, यही है ना इसका मतलब। आधा केजी में होता है 500 ग्राम। अगर हम कहेंगे 600 ग्राम है, इसका मतलब है 0.6 kg, यही कहेंगे ना। इसका मतलब है नंबर ऑफ केजीज निकालने के लिए, यानी कितने केजी है, हम इन गिवन ग्राम्स को डिवाइड क्या करते हैं, 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम इज द रेफरेंस। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। 1000 डिवाइड बाई 1000 इनको 1 के इज इक्वल टू 1 kg। 2000 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 2 kg। 3000 ग्राम डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 3 kg। इसी तरह 600 ग्राम डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.6 kg। तो नंबर ऑफ केजीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ केजीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स डिवाइड बाई 1000 ग्राम, यही है ना। 1000 ग्राम पर केजी के लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आया समझ में, यह आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। इसी तरह जब हम मोल इन टर्म्स ऑफ मास करते हैं ना डिफाइन, तो ये इसी तरह है लगभग। अब देखो कैसे, हमने अभी तक पढ़ा है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल, यही पढ़ा है ना, यही डिस्कस किया ना। अगर हमने ग्राम एटॉमिक मास, वहां पर रिवाइज करो अगर समझ नहीं आया। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 मोल, ये डिस्कस किया ना हमने। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। 12 किसके बराबर है, अभी पढ़ा हमने 1 मोल के। अगर हमारे पास 24 ग्राम्स होंगे ऑफ कार्बन 12, किसके बराबर, 2 मोल। जैसे 12 ग्राम इज 1 मोल, 24 ग्राम इज 2 मोल। जैसे यहाँ पर 1000 ग्राम इज 1 kg, 2000 ग्राम इज 2 kg। इसी तरह 36 ग्राम ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर, 3 मोल, यही है ना। अगर 6 ग्राम होंगे हमारे पास ऑफ कार्बन 12, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम ये गिवन मास को डिवाइड करते हैं रेफरेंस इन 12 ग्राम, क्योंकि 12 इज इक्वल टू 1 मोल। 12 ग्राम डिवाइड बाई 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। 24 डिवाइड बाई दिस 12 ग्राम, क्योंकि दिस 12 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इज इक्वल टू 2 मोल। इसी तरह 36 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 3 मोल, क्योंकि डिवाइड यहाँ पर 12 करो तो निकलेंगे ना 3 मोल। 6 ग्राम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाई 12 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि 12 ग्राम इज 1 मोल। इसी तरह इसमें कितने मोल होंगे, डिवाइड बाई 12। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास या सीधे मास लिखो डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है ना, यहाँ तक आया समझ में। सर क्या ये इसी के लिए खाली कार्बन के लिए अप्लाई होता है, नहीं, ये हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। खाली आपको एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास पता होनी चाहिए और गिवन मास। देखो और एक एग्जांपल, सपोज बोरान है हमारे पास, उसका ग्राम एटॉमिक मास है 10 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ बोरान को कितना ग्राम एटॉमिक मास है, 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम ऑफ बोरान इज इक्वल टू 1 मोल। अगर हमारे पास 10 ग्राम बोरान होंगे दैट इज 1 मोल। 20 ग्राम किसके बराबर होंगे, 2 मोल। 30 ग्राम किसके बराबर होंगे, 3 मोल। यहाँ तक आया समझ में। अच्छा 5 ग्राम किसके बराबर होंगे, 0.5 मोल। इसका मतलब है आपने गिवन मास को डिवाइड बाई क्या किया है, रेफरेंस मीन्स ग्राम एटॉमिक मास, तो वही हो ना, गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ तक आया समझ में। इसी तरह ये तो एलिमेंट्स के लिए है। मॉलिक्यूल्स के लिए हमने ऑलरेडी किया है ना कि गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और आयन्स के लिए भी और आयनिक कंपाउंड्स के लिए हमने ऑलरेडी किया है ना कि गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम फार्मूला मास, क्या है ना। यहाँ तक आया समझ में। ये एलिमेंट्स के लिए जरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। अब समझो और एक पॉइंट, अब मॉलिक्यूल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है N2 है,
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें 2 नाइट्रोजन है, 14 + 14 = 28। अगर इसका 28 ग्राम होगा तो दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मीनस 28 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू 28 ग्राम। यही है ना, यही है ना, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस वेट, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 ग्राम, यानी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, है कि नहीं? यहां तक आया समझ में? अभी पढ़ा ना कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल, उसी तरह आप लिखोगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप यहां पर लिखोगे। यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, मॉलिक्यूलर मास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी कंपाउंड या एवरी मॉलिक्यूल ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज 1 मोल या इक्वल टू 1 मोल। समझ आया? अभी हमने बोला अगर मेरे पास N2 गैस होगा, N2 गैस, इसके 28 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि इसका ग्राम एटॉमिक मास है ना 28, इसके 56 ग्राम किसके बराबर होंगे 2 मोल होंगे कि नहीं? अब कट शॉर्ट करेंगे, इसके 14 ग्राम किसके बराबर होंगे 0.5 मोल। अच्छा, इसके 7 ग्राम किसके बराबर होंगे 0.25 मोल, यही है ना? इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर निकले, दिस मास डिवाइड बाय दिस रेफरेंस मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है ना। अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो बाई इससे जब इनको हम देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम फार्मूला मास, क्योंकि ग्राम फार्मूला मास ऑफ एवरी आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू 1 मोल। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना, ग्राम फार्मूला मास इज इक्वल टू 1 मोल। यहां तक आया समझ में? यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। आया समझ में? यह आया समझ में? देखो ये मैं और समझाऊंगा, ग्राम फार्मूला मास इज 1 मोल। पहले में हम इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे। और हमने अभी बोला अगर नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन गैस यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 28 ग्राम इज 1 मोल, 56 ग्राम इज 2 मोल, 14 ग्राम इज 0.4 मोल, 7 ग्राम इज 0.24। सर क्या ये इसी मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है या बाकी मॉलिक्यूल? ये बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर को लेंगे, इसकी और एग्जाम्पल लेंगे वाटर, क्योंकि हमने बोला ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो किसके बराबर होगा 1 मोल। हम वाटर लेंगे, वाटर, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना 18 ग्राम पर मोल, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल, उसको लिखेंगे 18 ग्राम पर मोल। अगर मेरे पास वाटर होगा 18 ग्राम किसके बराबर 1 मोल। अभी 18 ग्राम कहाँ आया, H2O, एक हाइड्रोजन का मास है 1, 2 का होगा ना 2, ऑक्सीजन का है ना 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम होगा तो दैट इज कॉल्ड 1 मोल। 36 ग्राम किसके बराबर होंगे फिर 2 मोल। अच्छा 9 ग्राम किसके बराबर होंगे 0.5 मोल। अच्छा 4.5 ग्राम किसके बराबर होंगे 0.25 मोल। आया समझ में? इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, ये गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यही लिखा है ना, यही लिखा है ना। अब तो आयनिक कंपाउंड के लिए ऑलरेडी पता है ग्राम फार्मूला मास ऑफ एवरी आयनिक कंपाउंड इज 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम फार्मूला मास। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? दिस इज मोल इन टर्म्स ऑफ मास, दिस इज मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं उठाया तो वो स्क्रीनशॉट उठाओ। अब देखो गोबर, listen carefully students, listen carefully। listen carefully। ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी और ये इक्वेशन बनी। हम तीनों को क्लब कर सकते हैं ना। हम खाली लिखेंगे गिवन मास और लिखेंगे डिवाइड बाय
ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास। गिवन मास ऊपर डिपेंड करेगा, अगर एलिमेंट होगा तो डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो डिवाइड बाय करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर साल्ट होगा कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो डिवाइड करेंगे ग्राम फार्मूला मास। ये करता है डिपेंड कि कौन सा वहां पर स्पीशीज है। तो इसलिए हम लिखेंगे सिंपल टर्मिनोलॉजी में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास ऑफ एनी स्पीशीज, चाहे वो एलिमेंट होगा, चाहे वो मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो साल्ट होगा। गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास डिवाइड बाय, अगर ये एलिमेंट का मास होगा गिवन मास वहां से, यानी कुछ ग्राम्स ऑफ एनी एलिमेंट, तो डिवाइड क्या करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, डिवाइड बाय क्या करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और अगर ये गिवन मास होगा, सॉरी, अगर ये गिवन मास होगा, अगर ये गिवन मास होगा किसी मॉलिक्यूल का तो डिवाइड क्या करेंगे ग्राम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अगर ये गिवन मास होगा किसी साल्ट का तो क्या करेंगे डिवाइड ग्राम फार्मूला मास। तो ये एक इक्वेशन बनी, ये हमेशा के लिए याद रखो। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? सो गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास, ग्राम फार्मूला मास। इन सब को ग्राम एटॉमिक मास बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, ये ग्राम फार्मूला मास बोलो, इसको हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू गिवन मास को डिनोट करो W से और मोलर मास को डिनोट करो M से। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? तो लिखो यहां तक, स्क्रीनशॉट उठाओ। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था एटॉमिक मास में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में और ग्राम फार्मूला मास में, अब रिपीट हुआ। इसी तरह हमने मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी ऑलरेडी किया है। यह आया समझ में? यहां तक सारा आया समझ में? अब जाएंगे इस पे, फिर क्वेश्चंस करेंगे सारा देख के। तो ये खत्म हुआ, मोल इन टर्म्स ऑफ मास खत्म हुआ। अच्छा, मोल इन टर्म्स ऑफ मास में एक ही इक्वेशन निकली, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास एलिमेंट होगा, मॉलिक्यूल होगा, साल्ट होगा, डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास अगर ऊपर एलिमेंट का मास होगा, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर ऊपर किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल का मास होगा, और ग्राम फार्मूला मास अगर किसी साल्ट का ऊपर मास होगा। या N इज इक्वल टू, इसको हम W से डिनोट करते हैं, इसको मोलर मास से डिनोट करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस अभी याद रखो यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आप लोगों को पता है ना 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 1 डजन, ये पता है आपको? ये है ना क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी किसके बराबर है 1 डजन के बराबर। अगर हमारे पास 24 ऑरेंजेस होंगे 2 डजन है कि नहीं? अगर हमारे पास 36 ऑरेंजेस होंगे दैट इज 3 डजन। अगर हमारे पास अब देखो समझो, चीज़ों को समझो, अगर हमारे पास 48 ऑरेंजेस होंगे तो कितना हुआ 4 डजन। अगर हमारे पास 6 ऑरेंजेस होंगे तो कितना हाफ डजन, यही होगा ना हाफ डजन। यानी इतनी क्वांटिटी 12 ऑरेंजेस की क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 डजन, 24 ऑरेंजेस की क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 डजन, या 36 नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3 डजन, 40 नंबर ऑफ ऑरेंजेस और क्वांटिटी इज इक्वल टू 4 डजन, और 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 0.5 डजन। ये आपको पता है ऑलरेडी, है कि नहीं? अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इस पे नंबर पे, यानी मोल को कैसे इन टर्म्स ऑफ नंबर हम डिफाइन करेंगे। आपको पता है ना ऑलरेडी, ये आया समझ में? इसको मैं इरेज करूं तो चलो मैं इसको इरेज करूंगा, अगर आप लोगों ने लिखा होगा या स्क्रीनशॉट उठाओ। देखो इन टर्म्स ऑफ नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, चाहे ये एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन्स होंगे, कुछ भी होगा, इज इक्वल टू 1 मोल। यही है ना? एंटिटीज एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो इतने नंबर ऑफ एंटिटीज इक्वल टू 1 मोल। अगर इससे डबल होंगे यानी 12.044 इंटू 10⁻23 एंटिटीज इज इक्वल टू 2 मोल। फिर
क्योंकि अगर इतना नंबर है बराबर 1 मोल, इससे डबल हुआ ना 2 मोल, इससे हाफ क्या होगा फिर, हाफ मोल, यानी 3.011 इंटू 10⁻23 एंटिटीज इज इक्वल टू हाफ मोल, 0.5 मोल। यही है ना, यही है ना। दिस मच नंबर इज इक्वल टू 1 मोल, दिस मच नंबर इज इक्वल टू 2 मोल, दिस मच नंबर इज इक्वल टू 0.5 मोल। रेफरेंस क्या है, ये इतनी नंबर ऑफ एंटिटीज इज इक्वल टू 1 मोल। अच्छा, इतनी नंबर ऑफ एंटिटीज किन मोल्स के बराबर होगा, तो डिवाइड करो ना इतना। इतनी नंबर ऑफ एटम्स या एंटिटीज किसके बराबर होंगे, तो डिवाइड करो ना 6.022 इंटू 10⁻23, वो 0.5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर निकलेंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, यह आया ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप देखो वहां से कितनी एंटिटीज है, डिवाइड बाय करो 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 1 मोल। अगर हम इनको देखेंगे यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ इसको सबस्टिट्यूट करो, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ से निकला 1 मोल। अब इतना सबस्टिट्यूट करो, 12.044 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, तो 10⁻23 कैंसिल, अब बचा 12.044 डिवाइड बाई ये, वो आया 2 के बराबर। अब ये यहाँ पर रखो, डिवाइड करो, ये तो ये आएगा, ये बराबर आया समझ में। मगर हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना 6.022 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, ये भी लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं ना। चलो, ये पहली वाली इक्वेशन यहाँ से निकली, ये दूसरी वाली इक्वेशन निकली। यहाँ तक आया समझ में, ये आया समझ में, ये आया समझ में। अच्छा, यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, है कि नहीं। अगर हम इन दोनों को अब कंबाइन करें, यानी मास और नंबर को हम देखेंगे इतने मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स या एंटिटीज होंगी, तो हम दोनों को कंबाइन कर सकेंगे ना। यानी हमें किसी अमाउंट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ मास में क्या देखना है, नंबर ऑफ एंटिटीज देखनी है, नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हैं, नंबर ऑफ आयन्स देखने हैं, या नंबर ऑफ आयन्स में या नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कितना मास है, तो इन दोनों को ये करना है ना इक्वलाइज। यहाँ पर भी है नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पर भी है नंबर ऑफ मोल्स। तो बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या निकलेगा, गामा वी गेट क्या होगा, यहाँ पर है ना नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर भी है ना नंबर ऑफ मोल्स, जितने मोल्स यहाँ से निकलेंगे उतने यहाँ से भी निकल सकते हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या निकलेगा, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय Na। तो ये इक्वेशन निकलेगी यहाँ से। ये इक्वेशन याद रखो, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। अब हम आएंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, देखते हैं। देखो, ये मैं इरेज करूँगा, ये इरेज और यहाँ से यहाँ तक इरेज। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, देखो लिखो, ये जो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है ना, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस एंड वेपर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। It is only applicable to gases and vapors at STP। और आपको पता है STP, ये ओल्ड STP कन्वेंशन है, तो ब्रैकेट में लिखो यहाँ पर ओल्ड कन्वेंशन जो STP के लिए थी। वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता था, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता था, 1 एटमॉस्फेयर। और जो आज न्यू कंडीशन है वहाँ पर प्रेशर 1 बार है, न्यू कन्वेंशन है। यहाँ तक आया समझ में। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस एंड वेपर्स एट STP
पी। अब ये क्या कहता है, व्हाट इट सेज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये कहता है कि किसी भी गैस का 1 मोल गैस हो, कोई भी गैस चाहे हाइड्रोजन गैस हो, हीलियम गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, कोई भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, और उसका कितना हो, किसी भी गैस का 1 मोल, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसटीपी, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो वो गैस क्या करेगा, ऑक्यूपाई वॉल्यूम, कोई भी गैस करता है ना वॉल्यूम ऑक्यूपाई, और ये कहता है कि 1 मोल ऑफ एवरी गैस, 1 मोल ऑफ एवरी गैस, कोई भी गैस हो, एट एसटीपी ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम। तो वो कितना वॉल्यूम है, तो लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट एसटीपी occupies 22.4 liters of volume. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आया समझ में, तो लिखो यहां तक। ये आया समझ में, इट इज एप्लीकेबल टू गैस एंड वेपर्स, कहां पर, एट एसटीपी। एसटीपी ये है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम, इतना 22.4 लीटर। ये आया समझ में। अगर मेरे पास 1 मोल H2 गैस होगा, या 1 मोल CO2 गैस होगा, या 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम करेंगे ऑक्यूपाई, इतना, तो होगा 22.4 लीटर। ये किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर या 22.4 लीटर, यही होगा ना। अच्छा, 22.4 लीटर ये कितने ml का बराबर है, ये बराबर है किसके बराबर, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 1000, वो निकलेगा बराबर और 22,400 ml ऑफ वॉल्यूम। चलो ये पॉइंट ऐड करो इसके साथ, समझ आया, यहाँ तक आया समझ में। या अगर लीटर में होगा तो 22.4 लीटर, अगर ml में होगा तो इतना। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। वन मोल ऑफ सी कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 22.4 लीटर। स्क्रीनशॉट उठाओ। ये आया समझ में, अब देखो आगे चलते हैं। यह कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब देखो समझो, इक्वेशन बनाएंगे यहां से। चलो ये भी इरेज करेंगे यहां से। अब देखो, कोई भी गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, कोई भी गैस, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल, यही है ना। अगर 44.8 लीटर्स होंगे तो क्या हुआ, 2 मोल, क्योंकि इसका डबल है ना इसका डबल। अगर होंगे 67.2 लीटर, किसके बराबर, 3 मोल। अगर 11.2 लीटर होगा तो किसके बराबर होगा, 0.5 मोल। अगर 5.6 लीटर होगा तो होगा 0.25 मोल। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, यही आएगा ना। अगर ml में होगा तो डिवाइड करो 22,400। आया समझ में। यानी 22.4 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर 1/1, 44.8 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर 1/2, इसी तरह 11.2 डिवाइड बाय 22.4 1/0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो ये भी किस में होना चाहिए, ऊपर वाला लीटर में। अगर ये ml में होगा तो ये भी किस में लिखोगे, ml में। सो n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम किस में, ml में, डिवाइड बाई 22,400 ml। यहाँ तक आया समझ में, यह आया समझ में। तो एक सिंपल इक्वेशन बनेगी। अब देखो सिंपल इक्वेशन बनेगी, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चलो यहाँ पर लिखेंगे इस साइड में, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। अगर ये लीटर में होगा तो डिवाइड करो 22.4 लीटर, और अगर ये ml में होगा
400 ml डिवाइड करो। ये आया समझ में? ये इक्वेशन बनेगी। आया समझ में? और इस इक्वेशन को हम इसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं और इसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये है इक्वेशन नंबर समथिंग। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखो। ये इक्वेशन नंबर 3 है। कंबाइनिंग इट फर्स्ट एंड कंबाइनिंग इट सेकंड। देखो यहाँ से क्या निकला, यहाँ है ना नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर भी है ना नंबर ऑफ मोल्स, है कि नहीं? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। यहाँ तक सारा समझ आया? ये समझ आया? अब देखो हम ये थर्ड वाली इक्वेशन और इसको कंबाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना नंबर ऑफ मोल्स एन, यहाँ पर भी है ना नंबर ऑफ मोल्स एन, एन 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 है ना इक्वल। तो ये और ये भी हो गए ना फिर इक्वल। जब लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो राइट साइड भी दोनों इक्वल होंगे ना। तो ये क्या आएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो, मोलर मास है कि नहीं? मोलर मास या ऐसे भी लिख सकते हो ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि आप समझते नहीं हो ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, है कि नहीं? इज इक्वल टू किसके बराबर, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, और अगर ये ml में होगा 22400 ml। तो ये इक्वेशन यहाँ से क्वेश्चन आया है बहुत बार नीट जेई में। आया समझ में? अच्छा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, यानी जब हम सेकंड और थर्ड को कंबाइन करेंगे, यहाँ पर भी है नंबर ऑफ मोल्स एन, यहाँ पर भी है नंबर ऑफ मोल्स एन, एन इज इक्वल टू एन, तो ये बराबर होगा ना इसके बराबर। तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर और 22400 इक्वल टू किसके बराबर होगा? इसके बराबर नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाई एन ए। तो ये और एक इक्वेशन आएगी। इन इक्वेशंस को याद रखो और इनका स्क्रीनशॉट उठाओ और ये हमेशा के लिए याद रखो। यहां तक आया समझ में? ये आया समझ में? और एक पॉइंट याद रखो, यहां पर लिखो, गैसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ये पॉइंट याद रखो। गैसेस जो भी होते हैं वो किस में एग्जिस्ट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 मॉलिक्यूल का, ऐसे ही ऑक्सीजन होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसी तरह नाइट्रोजन होता है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ये पॉइंट याद रखो। यहाँ पर लिखो, किसी जगह लिखो, ये नोट लिखो, गैसेस exist in the form of molecules except noble gases। उनको हम कहते हैं, नोबल गैसेस को यूनिएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी। तो गैसेस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। एग्जाम्पल H2 गैस, एग्जाम्पल O2, F2, Cl2, CO2, CO, etc। यानी गैसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक आया समझ में? कोई भी गैस, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। ये इक्वेशन सारी नोट डाउन की, सारी की नोट डाउन। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। किस पे? न्यूमेरिकल्स पे। तो आ जाओ न्यूमेरिकल्स पे। देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ
moles and atoms in 6 gram sample of सल्फर। और आपको पता है सल्फर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। चलो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और एटम्स, यानी पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स करने हैं इन 6 ग्राम सैंपल ऑफ सल्फर। सल्फर क्या है? ये एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है, ये आयनिक कंपाउंड है। क्या है? ये एलिमेंट है। तो जब भी एलिमेंट होता है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास। ये एलिमेंट के लिए लगता है ना, ये एटम के लिए लगता है। तो गिवन मास क्या है? 6 ग्राम। तो n इज इक्वल टू 6 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है? 32 ग्राम पर मोल, है कि नहीं? ग्राम और ग्राम कैंसिल, ये जाएगा ऊपर। अच्छा, आप इसको डिवाइड करो इसके साथ, तो क्या होगा, क्या निकलेगा? ये आएगा और 6 पॉइंट और 0, तो 32 1000 32, यहाँ से यहाँ तक 10 और 8, और यहाँ से क्या हो रहेगा 5 और 2, और लिखो यहाँ पर 0, तो 32 इंटू 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21 22। अगर 8 से करेंगे 8 इंटू 32, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24 25। 9 से अगर करेंगे, अच्छा 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी, 9 3 27 28, तो इसको 8 से आएगा, तो ये काट करो तो आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 0.18 मोल्स आंसर। यहाँ तक आया समझ में? तो आंसर आएगा 0.18 मोल्स। ये आया समझ में? अब हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स देखो, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na नंबर ऑफ एटम्स, यही होते हैं ना। 2 मोल में कितने एटम्स होंगे? 2 इंटू Na, यही आएगा ना, ये आएगा ना। Na मीनस 6.022 इंटू 10⁻23, तो 3 मोल में कितने आएंगे? 3 मोल में आएंगे 3 टाइम्स Na। अच्छा 0.5 मोल में कितने आएंगे? 0.5 Na, यही आएगा ना। अच्छा x मोल में कितना आएगा? फिर x टाइम्स Na, तो ये है ना 0.18 मोल्स। तो 0.18 मोल्स में कितने एटम्स होंगे? तो होंगे 0.8 इंटू Na, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो 0.8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि Na है ना इसके बराबर। आया समझ में? तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 ज़ार, ये आया 18, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। यहाँ तक आया समझ में? तो ये नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट उठाओ उसका। अच्छा, और एक तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, देखो कैसे। हम ये लिखते थे ना, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज मीन नंबर ऑफ एटम्स लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाय Na किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन मास किसके बराबर है? 6 ग्राम के बराबर, और ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर? 32। ये सारा किसके बराबर निकला? 0.18, तो ये सारी टर्म 0.18 मोल्स के बराबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बदले हमने Na लिखा था, तो नंबर ऑफ एटम्स ये क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0.18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये है ना नंबर ऑफ एटम्स। स्क्रीनशॉट उठाओ।
लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ atoms in 34 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया। NH3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है? 17 ग्राम पर मोल। तो करो। Yeah. 17 ग्राम पर मोल, यहाँ तक आया समझ में? अब देखो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आटम्स। हमारा NH3 क्या है? खुद मॉलिक्यूल, ये गैस है ना मॉलिक्यूल। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे? 34 ग्राम्स में हम क्या निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? हमने एटॉमिसिटी पढ़ी है ना, एक तो हाइड्रोजन 3 है और नाइट्रोजन 1 है, 3 + 1 = 4। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 4। मगर 34 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स है ये हमें मत पता है। आपको ये पता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैज़ 4 एटम्स, यही है ना, एटॉमिसिटी इसकी है ना 4। मगर दिया क्या है हमारे पास? 34 ग्राम्स किसके? NH3 के। पहले इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो, फिर देखो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है। तो हम क्या करेंगे? वही इक्वेशन, गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोलो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज़ के बदले यहाँ पर क्या लिखो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंटिटीज़ में हमने लिखा था या एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयन्स होंगे। यहाँ पर तो ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na के बदले क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ तक आया समझ में? बाकी आगे न्यूमेरिकल्स में हम इसके बदले सीधे Na इस्तेमाल करेंगे या यहीं से Na इस्तेमाल करेंगे इसके बदले। चलो Na यहीं से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक आया समझ में? गिवन मास किसके बराबर है? 34 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 किसके बराबर है? 17 ग्राम पर मोल, यही है ना। ग्राम और ग्राम कैंसिल, मोल जाएगा ऊपर, ये मोल्स में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na है कि नहीं? डिवाइड बाई Na। तो 34 डिवाइड बाई 17 किसके बराबर निकलेगा? 2 के बराबर। सो 2 मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर निकलेंगे? इनका होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 इंटू Na, यही आएगा ना। Na आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो फिर वो वैल्यू भी दे दो। मगर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 4। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई 4। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू देन, अच्छा 4 इंटू 2 Na किसके बराबर आएगा? 8 Na के बराबर। तो ये है नंबर ऑफ एटम्स। आया समझ में? और Na आपको पता है किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो वहाँ से भी ये लिख सकते 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 8 2 = 16, 8 2 = 17, 8 6 = 48 इंटू 10⁻23। ये पॉइंट इधर, सो 4.8 इंटू 10⁻24 एटम्स आंसर है। ये आया समझ में? आया समझ में? तो लिखो यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। लिखो और एक क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, which of the following has maximum number of atoms? Which of the following has maximum number of atoms? Option 1 ग्राम ऑफ Cl, दूसरा ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ Cl2,
1 ग्राम Cl, 1 ग्राम Cl2। और आपको पता है Cl का क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 35.5 ग्राम पर मोल। यह आपको पता है ऑलरेडी। चलो करो ये क्वेश्चन। जल्दी। पहले किस में कन्वर्ट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स में, फिर मल्टीप्लाई क्या करोगे, Na। सिंपल पॉइंट याद रखो, नोट लिखो, लिखो नोट एक यहाँ पर, फॉर x ग्राम ऑफ एलिमेंट, for x gram of element, number of atoms is equal to, number of atoms is equal to, number of atoms is equal to given mass divided by gram atomic mass into Na। ये वो वाली इक्वेशन है, ये है। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ पर लिखो, ये पहला पॉइंट था, ये इसमें ए पॉइंट था, बी पॉइंट फॉर x ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी, यानी कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में। ये दो इक्वेशंस याद रखो। फॉर x ग्राम्स ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू Na। फॉर x ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर x ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। देखो ये कहाँ से निकली थी इक्वेशन, हमने जब कहा था ना गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास को हम कहते थे ना मोलर मास, या चलो लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, यही हमने पढ़ा था ना। यहाँ पर लिखेंगे, हमने ये डिस्कस किया था ना ऑलरेडी, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज, यही कहा था ना, डिवाइड बाय Na, यही लिखा था। अगर ये एलिमेंट होगा तो डिवाइड बाय करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, अगर ये मॉलिक्यूल का मास होगा तो डिवाइड करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर ये मास होगा किसी आयनिक कंपाउंड का तो क्या करेंगे ग्राम फार्मूला मास। नंबर ऑफ एंटिटीज, अगर ये एलिमेंट का मास होगा तो नंबर ऑफ एटम्स, अगर ये मॉलिक्यूल का मास होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अगर ये कोई आयन ये साल्ट होगा तो इसके नंबर ऑफ आयन्स निकलेंगे डिवाइड बाय Na। आया समझ में? तो नंबर ऑफ एंटिटीज किसके बराबर होंगी, सीधे ये Na जाएगा ना इधर, तो नंबर ऑफ एंटिटीज चाहे एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयन्स होंगे इज इक्वल टू किसके बराबर, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास इनटू Na। यही वाली है ना दोनों इक्वेशंस, है कि नहीं? नंबर ऑफ एंटिटीज, ये आया समझ में? अगर अब ये मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर तो यहाँ पर निकलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर देखने एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, मल्टीपल एटॉमिसिटी, तो ये निकला। यही इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। यहाँ तक आया समझ में? ये समझ में आया? तो चलो करो ये क्वेश्चन अब। देखो ये 1 ग्राम ऑफ Cl है, ये है ना एलिमेंट, ये मत है मॉलिक्यूल, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ऊपर वाली। यानी इसको गिवन मास किसके बराबर है, 1 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन किसके बराबर है, 30.55 इनटू Na, इतने नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे, है कि नहीं?
है कि नहीं? देखो, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन मास है ना 1 ग्राम, डिवाइड बाई इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या है 35.5 ग्राम, इंटू एन ए, ये है ना इंटू एन ए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कितने हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर है ना Cl2, ये मॉलिक्यूल है ना, अगर एक Cl का है 35.5 तो 2 का क्या होगा 71 इंटू एन ए, यही है ना, इंटू एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है 2 इंटू 2, ये और यहाँ पर कैंसिल, ये किसके बराबर निकलेगा 35.5 इंटू एन ए। तो इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स और इसमें भी इतने नंबर ऑफ एटम्स, सेम है या डिफरेंट? ये सेम नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पर भी है 1/35.5 इंटू एन ए, यहाँ पर भी है 1.35 इंटू एन ए। तो यहाँ से कुछ निकला आपको? देखो यहाँ से क्या निकला, अगर सेम एलिमेंट होगा, Cl इज एलिमेंट, Cl2 इज ऑल्सो एलिमेंट, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्स, ये याद रखो। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एलिमेंट्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो इज इक्वल टू एलिमेंट्स, ये याद रखो। जो भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। मास क्या है दोनों का सेम, मास क्या है दोनों का सेम, तो एटम्स भी क्या निकले सेम। तो लिखो यहाँ पर नोट एक लिखो। जरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठा पहले। तो लिखो नोट क्या लिखोगे? नोट लिखोगे अगर सेम एलिमेंट होगा, सेम मास होगा, तो एटम्स भी क्या निकलेंगे सेम। तो लिखो नोट सेम एलिमेंट सेम मास, तो क्या आएगा देन सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो ये पॉइंट याद रखो हमेशा के लिए। अगर यहाँ पर 2 ग्राम Cl होगा, 2 ग्राम Cl2 होगा तो सेम नंबर ऑफ एटम्स। अगर x ग्राम Cl, x ग्राम Cl2 तो सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। यहाँ तक आया समझ में? ये आया समझ में? अब गुड बाय, आज का लेक्चर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।